हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं कि पीसीएस के पाठ्यक्रम पीसीएस की जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। तो हर परीक्षा की तरह पीसीएस की परीक्षा का भी अपना एक पाठ्यक्रम है और परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम में चीज़ें होती हैं उन्हीं को पढ़ते हैं। तो जैसे ये प्री प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो पाठ्यक्रम है वो ये है जीएस पेपर 1 के लिए, जिसमें पेपर 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। तो जैसे इसमें विभिन्न चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे हाँ, पहले तो यहाँ पे थोड़े में लिखा हुआ है ये चीज़, फिर उन्हीं को यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, तो जैसे इस पे लिखा हुआ है कि करंट इवेंट्स, हाँ, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें फिजिकल भी शामिल है, सोशल भी शामिल है, इकोनॉमिक भी शामिल है, इंडिया और वर्ल्ड के दोनों के रिस्पेक्ट में। हाँ, अब देखते हैं जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। अब जैसे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी का ये रहा पार्ट, फिर जनरल साइंस का पार्ट ये रहा, जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे एवरीडे साइंस का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल 6 चीज़ें और करंट अफेयर तो है ही। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रीलिम्स का तो ये हो गया। हाँ, सी सेट का थोड़ा अलग है कि उसमें हिंदी आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है और उसमें इंटरपर्सनल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, सी सेट ये फर्स्ट पेपर का हमने देखा और सी सेट का भी ऐसे ही 200 नंबर का पेपर होता है। हाँ, और 2 घंटे का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अब मेंस में चलते हैं, देखते हैं मेंस में क्या क्या है। अब मेंस में जैसे देखें तो यहाँ पर 2023 की परीक्षा के लिए नया सिलेबस आया था, जिसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो हटा दिए गए थे और उसकी जगह जीएस के 2 सब्जेक्ट डाले गए थे। तो ये जीएस मेंस के जीएस पेपर सामान्य अध्ययन का सिलेबस है ये, जिसमें हिस्ट्री भी है और हिस्ट्री है, सोसाइटी है, भूगोल है, नगरीकरण की समस्याएं हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, फिर महिला और समाज वाले मुद्दे हैं। फिर आप ये भी देखेंगे कि नगरीकरण के लिए भी अ, मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, भारतीय महाद्वीप के संबंध में ये भी है। गरीबी जैसे मुद्दे हैं फर्स्ट पेपर में, जीएस फर्स्ट में। हाँ, और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, निरपेक्षता आदि जैसे भी मुद्दे हैं। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या है? हिस्ट्री है, हाँ, जियोग्राफी है, सोसाइटी है, हम्म, और इसके साथ साथ भी आर्ट एंड कल्चर भी है इस पे। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और मानव प्रवास भी इसमें शामिल है। और एक खास पार्ट क्या, डेमोग्राफी या जनसंख्या, सेंसस, ये भी इसी में शामिल है। अब चलते हैं देखते हैं कि अ, ये डेमोग्राफी ये रही, ये डेमोग्राफी वाला पार्ट है। अब चलिए देखते हैं कि पेपर 2 में क्या क्या है। पेपर 2 में देखिए जैसे ये समान अध्ययन 2, इसमें भारतीय संविधान के बारे में ये लिखा हुआ है। संविधान, संघ राज्य, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग, शक्तियों का पृथक्करण। तो ये यहाँ तक, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ तक का पार्ट तो पॉलिटी का है, हाँ, अर्थव्यवस्था का है। अब जैसे थोड़ा इसके नीचे आते हैं तो ये गवर्नेंस का पार्ट शुरू हो जाता है। हाँ, गवर्नेंस, प्रशासनिक मुद्दे। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन का भी पार्ट है थोड़ा बहुत, जैसे कि भारत और अपने उसके पड़ोसी देशों से संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, घटनाक्रम इत्यादि। हाँ, यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, हाँ, और शासन व्यवस्था, पारदर्शिता जैसे मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। तो जीएस 2 में पॉलिटी, पॉलिटी के साथ गवर्नेंस, गवर्नेंस के साथ और
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें शामिल है। और ख़ास बात क्या है, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गवर्नेंस से जुड़े जो विषय होते हैं कि हेल्थ इशू, हेल्थ हो गए और एजुकेशन हो गई और रिसोर्सेज का आवंटन कैसे करना है, इस तरह के मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। अब चलिए चलते हैं पेपर GS3 सामान्य अध्ययन थर्ड में। इस पे क्या शामिल है? आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां। ये एक तरह से इकोनॉमी का पार्ट है। सही है बोले तो, जो यहाँ पर सामाजिक विकास था, ये इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ये वाला पार्ट है जो वहाँ पर इस पे ये वही है। भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां। और देखते हैं GS3 में क्या है। और यहाँ आ जाइए आप। GS3 में है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास। हाँ, सरकार जो बजट लाती है वो सिंचाई, सिंचाई की प्रणालियाँ तक, और कृषि वाला पार्ट है जो एग्रीकल्चर, वो। हाँ, फिर सरकार द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। हाँ, सरकार ने अभी तक भूमि सुधार क्या किए हैं सर, उधर आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले ऐसे हुए थे या नहीं हुए थे। हाँ, फिर भारत में जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसका प्रभाव, आधारभूत संरचना, तो ये सारा इकोनॉमी का पार्ट है। फिर यहाँ से साइंस एंड टेक शुरू हो जाती है। विज्ञान और उसका अनुप्रयोग, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। कि पहले विज्ञान का उपयोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डबल यूज टेक्नोलॉजी, जैसे कि किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग युद्ध के क्षेत्र में भी करना और उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए भी करना। ऊर्जा स्रोत, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे। अब इसके बाद इस GS3 में आता है एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट इत्यादि भी, और साथ ही इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी जुड़ जाते हैं। जिसमें आतंकवाद, ये आतंकवाद है, ये एक प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार हो गया, संगठित अपराध, ऐसे मुद्दे भी इसमें जुड़ते हैं। तो इसमें GS3 में क्या क्या हुआ? इकोनॉमी हुई, एग्रीकल्चर हुआ, हाँ, और साइंस एंड टेक हुई, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, और एनवायरनमेंट हुई, और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे भी जुड़ते हैं। अब चलिए चलते हैं GS4 में। जो GS4 का पार्ट है, इसमें नीति शास्त्र आती है, मतलब इथिक्स। इथिक्स बोले तो नैतिक चीज़ों से जुड़े हुए मुद्दे, जिसमें अभिवृत्ति है, और बहुत सारे मूल्य हैं जो एक सिविल सेवक में होने चाहिए, जैसे दया, करुणा, हाँ, और समानुभूति, सहानुभूति, सत्य बोलना। ये मूल्य क्या होते हैं, उनका समाज से कैसा लेना देना रहा है, समाज का मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक सिविल सेवक के पास कैसे मूल्य होने चाहिए। और ऐसे महान महान लोग जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, उनके अंदर क्या मूल्य थे। बहुत सारे दार्शनिक भी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपना जो एक तरह की फिलॉसफी, दर्शन दिया है, वो कैसा है। फिर लोक प्रशासनों में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है लोक प्रशासन में, सिविल सेवा में मूल्य और नीति शास्त्र। मतलब प्रशासन में जो मूल्य हैं, जो हमारे मूल्य हैं, भारतीय मूल्य, दया, करुणा, और सत्य बोलना इत्यादि, जवाबदेही, हाँ, शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार न हो, तो इस तरह के जो मूल्य हैं उनका शासन में कैसे उपयोग है। ईमानदारी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, सूचना का अधिकार, नागरिक घोषणा पत्र, आचार संहिता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार इत्यादि को सॉल्व करना, और उनसे संबंधित अ, मामले, उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप, जैसे केस स्टडी जिसे बोलते हैं, इत्यादि। अब चलिए चलते हैं GS5 में। GS5 क्या है? अभी नया पेपर 2023 में डाला गया था। अब ये अच्छा पेपर है। तो इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, वास्तुकला, रख रखाव, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश में जनजाति मुद्दे भी हो गए, राज्य व्यवस्था हो गई, लोक सेवाएं हो गए, भाषा हो गई, शहरी विकास, पंचायती राज, गवर्नेंस, भूमि सुधार इत्यादि सारे जुड़े उत्तर प्रदेश से मुद्दे, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा भी शामिल है। तो और इसमें और भी है, जैसे अब यहाँ चलते हैं। नेटवर्क मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बहुत सारे
अधिनियम उत्तर प्रदेश के, बहुत सारी सरकार की योजनाएं इत्यादि। तो इनका जो भी इसमें GS5 में पार्ट शामिल है, उनका अप्लाइड पार्ट, ये तो शामिल हैं चीज़ें, लेकिन उसका अप्लाइड पार्ट कैसे प्रशासन में लागू होता है, उसके लिए इसमें अ, उसमें हिस्ट्री जोड़ के, जियोग्राफी जोड़ के, और विकास जो भी चल रहा है, योजनाएं जोड़ के उसका अप्लाइड पार्ट कैसा ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लागू होता है, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे सुधारेंगे। चिकित्सा, शिक्षा, नागरिक अधिनियम या चार्टर, और भ्रष्टाचार, शासन इत्यादि को जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसका अप्लाइड कैसे करके उसको सॉल्व करेंगे, ये GS5 में है। हाँ, और इसमें GS5 में उत्तर प्रदेश की संस्कृति है, नगर है, वास्तुकला है, सारी चीज़ें इसमें शामिल है। हाँ, तो जैसे अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो भी पहले वास्तुकला थी, उससे क्या सीख लेकर आज के नगरों का निर्माण करना चाहिए, या भारत में जो वास्तुकला थी उससे क्या सीख लेकर आज के टाइम पे नगरों का निर्माण करना चाहिए, नगरों से संबंधित क्या समस्याएं हैं। हाँ, क्या समस्याएं जो आर्किटेक्चर में या सुनियोजित विकास में नगरों के समस्याएं उत्पन्न करती हैं, ऐसे भाषा से संबंधित मुद्दे हो गए, भ्रष्टाचार निवारण, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो आपस में गुथे हुए होते हैं, उनका अप्लाइड पार्ट GS5 में पूछते हैं। अब चलिए चलते हैं GS6 में क्या है। GS6 में उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, मतलब GS5 और GS6 काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, दोनों का कंटेंट अलग अलग है। लेकिन इसमें जो जो मुद्दे दिए हैं, इनका सारों का अप्लाइड पार्ट, सभी का अप्लाइड पार्ट पेपर में, कि कैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अप्लाइड पार्ट तो पूछेंगे, हो सकता है उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही पूछें, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जब आपको पता होगा तभी आप अप्लाइड को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश में राजकोषीय नीति, कर सुधार, 1 जुलाई एक उत्पाद नीति, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या इससे उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ है, क्या इसको अब जैसे अभी उत्तर प्रदेश ने एक नीति लागू की है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, आप उसको, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को और 1 जुलाई एक उत्पाद नीति को कैसे देखते हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, ये उत्तर प्रदेश में कैसे विकास ला सकते हैं अपने क्षेत्रों में। हाँ, ऐसे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कैसे हो सकता है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन शामिल हैं। हाँ, या बहुत सारी चीज़ें, कृषि हो गए, ये चीज़ें, हाँ, और मिनरल्स हो गए, जो खनिज, सिंचाई, अपवाह प्रणाली, इनको कैसे ठीक तरह से डेवलप किया जा सकता है कि किसानों को इन चीज़ों का ज़्यादा फायदा मिले। संसाधन हो गए, मुद्दे, पर्यावरण हो गया, पर्यावरण मुद्दे जैसे प्रदूषण नियंत्रण के कार्य, हाँ, ये सारी चीज़ें, और उत्तर प्रदेश में बागवानी, कृषि इत्यादि सारी चीज़ें, इनका अप्लाइड पार्ट, एक्चुअली पॉलिसी पढ़ेंगे, पॉलिसी से फिर जो उसका अप्लाइड पार्ट निकलेगा, वो पॉलिसी के साथ अप्लाइड पार्ट, फिर आप क्या इसमें सुझाव दे सकते हैं, इत्यादि चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब चलिए देखते हैं, जो हमने प्रीलिम्स में देखा था, ये प्रीलिम्स का जो भी पाठ्यक्रम है, इसमें मैं आपको जियोग्राफी के, इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी के, जो जिसमें फिजिकल शामिल है, सोशल शामिल है, और इकोनॉमिक आर्थिक जियोग्राफी शामिल है, इसके सभी पहलुओं को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जियोग्राफी में, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। तो चलिए देखते हैं, मेंस में देखिए जियोग्राफी में ये चीज़ें शामिल है। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों को वितरण, जल, मिट्टी, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के संदर्भ में, हाँ, फिर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं इत्यादि, फिर शरणार्थी समस्या, सीमांत सीमाएं, जनसंख्या, अधिवास, प्रकार, प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट सिटी आदि भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स और मेंस से, क्योंकि लिखा तो इनने सिर्फ इतना ही, प्रीलिम्स में इतना ही लिख दिया है यहाँ पर कि ये इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक जियोग्राफी। लेकिन देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आए। पहले मेंस के देख लेते हैं। अब मेंस में जैसे क्वेश्चन आए हैं जियोग्राफी में, महासागर संसाधनों का भंडार है, टिप्पणी कीजिए।
अब देखते हैं मेंस में ये कहाँ पर मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 10 नंबर, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। प्राकृतिक संसाधन में जल, मिट्टी, महासागर भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है कि महासागर संसाधनों का भंडार है, टिप्पणी कीजिए। अब देखिए उसमें अभी हमने मिट्टी भी देखा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका। फिर 9 नंबर चैनल के सामरिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये 9 नंबर चैनल कहाँ पर है? ये जो हमारा लक्षद्वीप है और मालदीव के बीच में 9 नंबर चैनल है। ये क्वेश्चन वहां से। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अल नीनो और दक्षिण पश्चिम मानसून के बीच संबंधों पर व्याख्या कीजिए। तो ये कहाँ से है? अब देखिए यहाँ पर भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं। तो समुद्री जलधाराएं जब हम पढ़ते हैं और चक्रवात, इन्हीं वाले मुद्दों के साथ ये अल नीनो वाला मुद्दा भी आ जाता है। इन्हीं मुद्दों के साथ चक्रवात और समुद्री जलधाराओं, लो प्रेशर हाई प्रेशर के साथ ही चक्रवात क्या होते हैं? लो प्रेशर वाले रीजन होते हैं। एक्चुअली अप्रति चक्रवात इसका उल्टा होता है। तो चक्रवात और समुद्री जलधाराओं के साथ ही ये क्वेश्चन, ये चीज जियोग्राफी में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतोष्ण चक्रवात पर एक टिप्पणी। ये भी वहीं पर आता है कि ये भी इसी में आता है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताओं में, जिसमें पवन है, हिमसरिताएं हैं। पवन से भी चक्रवात क्या होते हैं? पवन से ही निर्मित होते हैं। हाँ, तो चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन आपस में मिलकर जो भी नए तरीके के फिनोमेना बनाती हैं, उसी से ये क्वेश्चन जियोग्राफी में सॉल्व हो जाता है। अब देखिए भारत में लिखा है भारतीय खनिज विकास नीति की व्याख्या कीजिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से, ये देखते हैं। खनिज विकास। अब ये नेक्स्ट 12 नंबर पे लिखा है भारत के सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता। ये क्वेश्चन वहीं से कि सामुद्रिक संसाधन और उनकी संभाव्यता। एक मिनट। तो खनिज समुद्र में भी पाए जा सकते हैं और लैंड पे भी पाए जा सकते हैं, मतलब स्थल पे भी पाए जा सकते हैं, समुद्र में भी पाए जा सकते हैं। तो ये जियोग्राफी से ही क्वेश्चन है। अब लिखा तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है सिलेबस में यहाँ पर कि, लेकिन यहाँ पर तो देखिए लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें जल, मिट्टी, वन इत्यादि शामिल हैं। तो पेपर भी एक बार देखना चाहिए, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 2023 के क्वेश्चन है ये, इसी साल जो आए हैं, और ये पीसीएस के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 में आए। जल संकट क्या है? जल एक प्राकृतिक संसाधन है। ये भी संसाधन से क्वेश्चन है। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासियों की प्रतिरूपों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आया है यहाँ से, जनसंख्या एवं अधिवास से। हाँ, तो ये क्वेश्चन 10वां हो गया, जनसंख्या अधिवास से आया है। फिर जनसंख्या नीति 2000 की मुख्य विशेषताएं, ये भी जनसंख्या से आया है। नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये भी नगरीकरण से क्वेश्चन है। फिर आया है कि साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है। ये उसी से क्वेश्चन है अभी जो हमने देखा था यहाँ कि भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें समुद्री जलधाराएं, पवन, चक्रवात शामिल है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से संबंधित प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और उत्तरदायी कारकों की भी पहचान कीजिए। ये मृदा से संबंधित क्वेश्चन है। हाँ, मृदा मतलब सॉइल जो होती है वो अपरदन, तो ये भी एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। आप इन्वायरमेंट से भी इसको जोड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन है? कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कहाँ से है? अब आप ये क्वेश्चन कहाँ देख सकते हैं? और अब इसमें डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है इन्हीं में मृदा भी आती है, वन भी आते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है कि इनसे इन्हीं से निकाल के क्वेश्चन पूछा गया है। जो पहला पार्ट प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व के प्रमुख। अब इस विश्व के हैं तो विश्व में तो भारत भी आ जाएगा।
इसलिए ये निकाल के क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी में। तो ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन है, ये देखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, जैसे जियोग्राफी से ही क्वेश्चन है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी से ये भी, अब यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन अब विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में भारत के भी आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश के भी आ जाते हैं। हम्म, और हम ये यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी का, तो खास चीज़ क्या है कि यूपी की जियोग्राफी और जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो आया है, ये यूपी के संदर्भ में पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। और ये कृषि से रिलेटेड है, ये भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है कृषि विकास, सिंचाई, कृषि से रिलेटेड मुद्दे हैं आपस में, तो ये वहीं से आया है। अब चलिए देखते हैं कि पी वाई क्यू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए जियोग्राफी से। जियोग्राफी से प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, अब आप यहाँ देख सकते हैं। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक क्वेश्चन आया है, ये 54 नंबर का, कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। हाँ, तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है, ये यूपी की जियोग्राफी से क्वेश्चन है। अब प्रीलिम्स में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, लेकिन क्वेश्चन देखिए आप कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया में यूपी भी शामिल है, तो इसलिए पीवाई क्यू देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए आप यहाँ पे आए, चंद्रपुरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, ये एनवायरनमेंट से आप कह सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि यूपी की जियोग्राफी से आया है, यूपी की जियोग्राफी से ये क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दर्रों के बारे में जियोग्राफी में, तो ये भी ये भी जियोग्राफी से है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दर्रों से भी क्वेश्चन आया है देखिए। फिर नेक्स्ट है कि ये परियोजनाएं जो हैं, संसाधन से रिलेटेड परियोजनाएं, शिव समुद्रम, कल्पक्कम, ये भी जियोग्राफी से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब आगे कैसे क्वेश्चन आए। फिर यहाँ आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 49 नंबर, सहायक नदी कौन सी सहायक नदी नहीं, सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, तो ये भी जियोग्राफी से क्वेश्चन है, भारत की नदियों से, संसाधनों से। फिर ये भी नदी वाला क्वेश्चन है, अलकनंदा, भागीरथी नदी मिलती हैं। फिर ये मिट्टी से क्वेश्चन आया है, लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा सही है। फिर ये ओजोन लेयर से क्वेश्चन आया है। हाँ, तो ये इसको आप एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं और जियोग्राफी से भी कह सकते हैं। फिर ये भी एक नदियों से क्वेश्चन आया है कि कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये 53 नंबर का क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन है, ये कौन सा देश बंदरगाह से मिला हुआ है, तो ये मैपिंग से क्वेश्चन आया। एक्चुअली ये बहुत सारे क्वेश्चन ये जो भी हैं, ये मैपिंग से सॉल्व हो जाते हैं। मैपिंग मैपिंग अच्छी है तो आपके ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये मैपिंग सॉल्व हो जाएगा, ये नदी वाला क्वेश्चन है, ये भी मैपिंग सॉल्व हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है भागीरथी वाला, ये भी मैपिंग सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और ये 53 नदियों के उद्गम स्थल कौन कहाँ पर है, ये भी मैपिंग से सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैपिंग से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए स्टूडेंट के हाथ में एक एटलस होना जरूरी है, एटलस वाली बुक। अब जैसे ये 60 नंबर क्वेश्चन भी ठंडी एवं जलधाराओं से, ये भी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको जियोग्राफी से ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर एक ये मैपिंग वाला क्वेश्चन आया 62 नंबर में, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच बहती है। हम्म, तो ये कौन सी बहती है, रियो ग्रांडे ही है, मुझे तो लगता है रियो ग्रांडे ही है। हाँ, तो ये भी देखिए, अब ये 63 नंबर क्वेश्चन भी है, तो ये भी इसके लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कि इसमें जैसे पूछा है बढ़ते आकार में सजाइए इनको, तो ये भी जियोग्राफी से ही है, इसके लिए भी मैपिंग देखनी पड़ेगी आपको। अब आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए। तो अगर मैं देखूं, ये जियोग्राफी को डिवाइड करूं
इस पे जैसे क्वेश्चन आए प्रीलिम्स पे, इस प्रीलिम्स के पेपर में, इस वाले में, इस वाले में, हाँ, और यहाँ पर मेंस में जो जैसे क्वेश्चन आए हैं ये, और ये क्वेश्चन 2023 में जो क्वेश्चन आए हैं, इनको मैं देखूं तो क्या क्या निकल कर सामने आता है जियोग्राफी के रिस्पेक्ट में। फिजिकल जियोग्राफी जिसमें आपको जो स्थलाकृतियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत रेंज हैं, प्लेटू हो गए, हाँ, पठार हो गए, नदियां हो गई, और वहाँ की क्लाइमेट जोन, कौन सी जलवायु कहाँ पर है, तो ये सारे पढ़ने चाहिए। फिर ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र है, कौन नदी कहाँ बहती है, कौन नदी किसमें मिलती है, कौन किसकी सहायक नदी है, हाँ, इस तरह के हिमालय की नदियाँ कैसी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कैसी हैं, इस प्रकार को भी अध्ययन करना चाहिए। भारत की जलवायु कैसी है, अब यूपी का पेपर दे रहे हैं तो यूपी की क्लाइमेट कैसी है, यूपी की क्लाइमेट कैसी है, हाँ, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे, देखने चाहिए। अब जैसे सॉइल है, तो सॉइल भारत में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में किस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश में जीव जंतु किस तरह के पाए जाते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गए, जैसे कि कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, हाँ, कौन सी रिवर कहाँ पर है, कौन सी झील कहाँ पर है, कौन सी झील खारी है, कौन सी मीठी है, कौन सी रामसर साइट है यूपी में, भारत में कौन कौन सी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क कितने हैं, यूपी में कितने हैं, भारत में कितने हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी में है, तो जैसे जितने फीचर यहाँ पर इंडिया के रिस्पेक्ट में जो फिजिकल फीचर हैं, भौतिक जियोग्राफी के पार्ट है, ऐसे वर्ल्ड के संदर्भ में कि कौन सी रेंज सबसे ऊंची है, उस रेंज में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, कौन सी नदी कहाँ बहती है। अब जैसे ये रिवर से है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर कौन सी नदी स्थित है, 62 नंबर का क्वेश्चन ये। तो इस अब ये क्वेश्चन आया है तो इसके लिए तो वर्ल्ड मैपिंग देखनी पड़ेगी कि विश्व में संसाधनों का वितरण कैसा है। तो ये फिजिकल फीचर शामिल है, फिजिकल फीचर से आया है। अब क्लाइमेट जोन की वर्ल्ड में कौन सी क्लाइमेट जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, हाँ, साइबेरिया की जलवायु कैसी होती है, सवाना की जलवायु कैसी होती है, स्टेपी जलवायु कैसी होती है, विषुवत की जलवायु कैसी होती है, फिर वहाँ की मानव जीवन कैसा है, हाँ, वहाँ पे कौन कौन सी जलवायु में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, हाँ, तो ऐसे ही संसाधन जहाँ पे रिसोर्सेज आ जाते हैं तो वहाँ इकोनॉमिक जियोग्राफी शुरू हो जाती है। हम्म, और फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, हाँ, प्रवासन हो गया, मानव के द्वारा प्रवास हो गया, फिर सतत विकास संबंधित मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों को ढंग से देखना चाहिए। तो इसके लिए मैप, एटलस तो एक चाहिए ही चाहिए। मैप, मैपिंग के लिए, मैपिंग के लिए एक एटलस तो चाहिए ही चाहिए। आप कोई भी ठीक ठाक एटलस ले सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का एटलस भी ले सकते हैं, और जो मार्केट में अवेलेबल है ठीक ठाक एटलस, किताब अच्छी होनी चाहिए, ये खास ध्यान रखने की बात है। वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एटलस ठीक ठाक आता है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये विश्लेषण ठीक रहा हो तो बने रहिए साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।